एक प्रमुख फाइनेंशियल प्लानिंग न्यूज़लेटर ने हाल ही में दर्जनों सलाहकारों से बात करके उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर यह बताया कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानर चुनने के लिए उससे कैसे साक्षात्कार करना चाहिए। एक सलाहकार का इंटरव्यू करने में आपके निम्न लक्ष्य होने चाहिए। पहला, निर्धारित करें कि वह ग्राहकों की मदद करने की परवाह करता है या बस केवल बेचने के लिए ही जाता है। दूसरा, यह स्पष्ट करें कि क्या वह निवेश के मूल सिद्धांतों को समझता है जो कि इस पुस्तक में उल्लेखित है। तीसरा, आंकलन करें कि क्या वह आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी है। आगे कुछ प्रश्न बताए गए हैं जो प्रमुख वित्तीय योजनाकारों ने किसी भी संभावित ग्राहक को पूछने की सिफारिश की है। आप इस व्यवसाय में क्यों हैं? आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अपने अलार्म बंद करने के अलावा आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? आपका निवेश दर्शन क्या है? क्या आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड का उपयोग करते हैं? क्या आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं? क्या आप बाजार समय का उपयोग करते हैं? क्या आप पूरी तरह से संपत्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं या क्या आप करों, संपत्ति और सेवानिवृत्ति योजना, बजट और ऋण प्रबंधन और बीमा पर भी सलाह देते हैं? आपकी शिक्षा, अनुभव और साख आपको किस प्रकार की वित्तीय सलाह देने के योग्य बनाते हैं? आपके ग्राहकों को आमतौर पर क्या जरूरत है? आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप मेरी प्रगति को कैसे ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे? क्या आप एक चेकलिस्ट देते हैं जिसका उपयोग मैं हमारे द्वारा विकसित किसी भी वित्तीय योजना का ऑपरेशन मॉनिटर करने के लिए कर सकता हूं? आप निवेश कैसे चुनते हैं? क्या निवेश दृष्टिकोण आपको लगता है कि सबसे सफल है? और क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि आपने अपने ग्राहकों के लिए उस तरह की सफलता हासिल की है? जब कोई निवेश पूरे वर्ष के लिए खराब प्रदर्शन करता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप निवेश की सिफारिश करते समय किसी तीसरे पक्ष के मुआवजे के किसी भी रूप को स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? और किन परिस्थितियों में करते हैं? आप क्या अनुमान लगाते हैं कि मैं आपकी सेवाओं के लिए पहले साल कितनी फीस का भुगतान करूंगा? क्या समय के साथ इस फीस को कम या ज़्यादा करना होगा? आपके पास कितने ग्राहक हैं और आप उनसे कितनी बार बात करते हैं? एक ग्राहक के लिए आपकी आज तक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? आपके पसंदीदा ग्राहक की क्या विशेषताएं होती है? आपके पास एक ग्राहक के साथ आज तक का सबसे खराब अनुभव क्या रहा और आपने इसे कैसे हल किया? क्या निर्धारित करता है कि कोई ग्राहक आपसे या आपके सहायक कर्मचारियों से बात करता है? ग्राहक कब तक आपके साथ रहते हैं? क्या मैं एक अकाउंट डिटेल की कॉपी देख सकता हूं? क्या आप खुद को आर्थिक रूप से सफल मानते हैं? आप वित्तीय सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपको क्या लगता है कि मेरे निवेश पर कितना औसत वार्षिक रिटर्न संभव है? क्या आप मुझे अपने रिज्यूमे, अपने फॉर्म और कम से कम 3 रेफरेंस दे सकते हैं? क्या कभी आपके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है? आखिरी ग्राहक जिसने आपको निकाल दिया, उसने ऐसा क्यों किया? अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से मुकाबला। अंत में ध्यान दें कि महान वित्तीय सलाहकार पेड़ों पर नहीं उगते हैं। अक्सर सर्वश्रेष्ठ सलाहकार के पास पहले से ही उतने ग्राहक होते हैं जितने वे संभाल सकते हैं। और हाँ, एक अच्छे निवेशक की तरह लगने पर ही वे आपका काम करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए वे आपसे कुछ कठिन प्रश्न भी पूछेंगे जो इस तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है? आपके दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? अन्य सलाहकारों से डील करने में आपकी सबसे बड़ी निराशा क्या रही है? क्या आपका कोई बजट है? क्या आप अपने मतलब तक ही सीमित रहते हैं? प्रत्येक वर्ष आप अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं? जब हम अब से 1 वर्ष पीछे देखते हैं तो आपको आपकी प्रगति से खुश होने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता होगी? आप संघर्ष या असहमति को कैसे संभालते हैं? साल 2000 में शुरू हुए बेयर बाजार के लिए भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? आपके सबसे खराब वित्तीय डर क्या है? आपकी सबसे बड़ी वित्तीय उम्मीदें क्या है? आप अपने निवेश पर कितनी वापसी दर को उचित मानते हैं? जब एक सलाहकार आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछता है और आप में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाता है, तब आपको सहजता से यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए आप एक अच्छा फिट नहीं है। इन सब से ऊपर
आपको अपने सलाहकार पर भरोसा करना चाहिए ताकि आप उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए अनुमति दे सकें। टिप्पणीकार निक मरे ने कहा है कि आप एक सलाहकार को पैसे का प्रबंधन करने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने आप को प्रबंधित करने के लिए नियुक्त करते हैं। वित्तीय नियोजन विश्लेषक रॉबर्ट वेस कहते हैं, अगर सलाहकार आपके और आपके सबसे खराब आवेग की प्रवृत्ति के बीच रक्षा की एक पंक्ति है, तो उसके पास ऐसी प्रणालियां होनी चाहिए जो आप दोनों को नियंत्रित करने में मदद करे। उन प्रणालियों में से कुछ ये हैं। पहली, एक व्यापक वित्तीय योजना जो यह बताती है कि आप अपने पैसे को कैसे कमाएंगे, बचाएंगे, खर्च करेंगे, उधार लेंगे और निवेश करेंगे। दूसरी, निवेश करने के लिए आपके मौलिक दृष्टिकोण को दिशा देने वाली विनिवेश नीति वक्तव्य है। तीसरी, एसेट एलोकेशन प्लान जो यह बताता है कि विभिन्न निवेश श्रेणियों में आप कितना पैसा रखेंगे। ये सभी ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिस पर अच्छे वित्तीय निर्णय स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें परस्पर आप और आपके सलाहकार द्वारा बजाय एक तरफा लागू किए इन्हें बनाया जाना चाहिए। आपको तब तक $1 भी निवेश नहीं करना चाहिए या इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक आप संतुष्ट नहीं होते कि यही वह नींव है जिस पर आप अपना निर्माण करना चाहते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 11। इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा विश्लेषण, सामान्य दृष्टिकोण। HindiAudiobook.com। प्रश्न, क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उत्तर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। विल्स कैरोल, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। भविष्य का मूल्यांकन। वे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए कितना तैयार होना चाहिए? जबकि आप देख रहे हैं कि एक कंपनी 10 गुना कमाई कर रही है, जबकि उसी समय दूसरी 20 गुना कमाई के लायक होती है। और आप तर्कसंगत रूप से यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक स्पष्ट व उज्जवल भविष्य के लिए अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो बाद में एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है? इन सब प्रश्नों को देखते हुए ग्राहम को लगता है कि ये वो 5 तत्व हैं जो इस परिस्थिति में निर्णायक हैं। ग्राहम ने उन्हें इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। नंबर 1, कंपनी की सामान्य दीर्घकालीन संभावनाएं। नंबर 2, इसके प्रबंधन की गुणवत्ता। नंबर 3, इसकी वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। नंबर 4, इसका लाभांश रिकॉर्ड। नंबर 5, इसकी वर्तमान लाभांश दर। आइए आज के बाजार के अनुसार इन कारकों को परखें। दीर्घकालीन संभावनाएं। सबसे पहले बुद्धिमान निवेशक को उस कंपनी की कम से कम 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म 10 के कंपनी की वेबसाइट या एडगार डेटाबेस से डाउनलोड करनी चाहिए। यह रिपोर्ट आपको 2 ओवरराइडिंग प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी सहायता करती है, जो ये हैं। पहला, यह कंपनी क्या विकसित करती है? दूसरा, मुनाफा कहाँ से आया है या आएगा? अब इन प्रश्नों को हल करने में आने वाली समस्याओं को देखें। कंपनी एक सीरियल अधिग्रहण करता है। एक वर्ष में 2 या 3 से अधिक अधिग्रहणों का औसत पोटेंशियल ट्रबल का संकेत है। आखिरकार, अगर कंपनी खुद ही अपने स्वयं के निवेश की तुलना में अन्य व्यवसायों के स्टॉक को खरीदती है, तो आपको कंपनी की कहीं और भी जांच करनी चाहिए और आपको कंपनी के एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। आपको कॉर्पोरेट अपच की बीमारी को देखने के लिए बाहर भी देखना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े अधिग्रहण कर लिए थे, लेकिन अब उन्हें कॉर्पोरेट अपच हो रही है, जिसके कारण वे अब अपने पुराने अधिग्रहणों को वापस छोड़ने के लिए विवश हैं। जैसे ल्यूसेंट, मेटल, क्रेकर ओट्स और टाइको इंटरनेशनल उन कंपनियों में से एक है जिन्हें इस बीमारी से होने वाले नुकसान पर अधिग्रहण से बचना पड़ा है। अन्य पुरानी फर्में राइट ऑफ या अकाउंटिंग चार्ज लेती हैं। इससे साबित होता है कि वे अपने पिछले अधिग्रहणों के लिए ओवरपेड हैं। भविष्य में सौदे के लिए यह एक अपशगुन है। कंपनी एक ओपीटी एडिक्ट है। ये कर्ज ले रही है या अन्य लोगों के पैसे के बोटलोड यानी पर्याप्त राशि को बढ़ाने के लिए स्टॉक बेच रही है। वार्षिक रिपोर्ट में इस कैश फ्लो को, ओपीएम के इन फैट इन्फ्यूजन को कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाता है। आप एक बीमार कंपनी को विकसित होते हुए देख सकते हैं,
भले ही उनके अंडरलाइंग बिजनेस पर्याप्त कैश पैदा नहीं कर रहे हों, जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम ने बहुत पहले यह लोगों को नहीं दिखाया था। कंपनी एक जॉनी वन नोट है जो अपने अधिकांश राजस्व के लिए एक ग्राहक पर निर्भर है। अक्टूबर 1999 में फाइबर ऑप्टिक्स निर्माता साइकेमोर नेटवर्क इंक ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचे। प्रोस्पेक्टस से पता चला कि एक ग्राहक विलियम कम्युनिकेशन ने साइकोमेर के टोटल रेवेन्यू, जो कि $11 करोड़ था, उसमें पूरे $11 करोड़ का निवेश किया था। व्यापारियों ने $15 अरब के साइकेमोर के शेयरों की निष्ठा से कीमत लगाई थी। दुर्भाग्य से विलियम्स 2 साल बाद ही दिवालिया हो गए। हालांकि साइकेमोर ने अन्य ग्राहकों को भी बाद में अपने स्टॉक बेचे, लेकिन साल 2000 और 2002 के बीच इसका स्टॉक 97% तक गिर गया। जब भी आप किसी कंपनी के विकास और लाभ के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता पर भी नजर रखें। ये कुछ अच्छे संकेतों में इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कंपनी के पास व्यापक बड़ी खाई हो या फिर बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ होना चाहिए, वरना कंपनी एक उस महल की तरह जिसके चारों ओर कम चौड़ी खाई होने के कारण उसे आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है, उसी तरह ही कुछ कंपनियों को उनकी उस छोटी खाई की वजह से ही आसानी से उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा मार डाला जाता है, जबकि वे अन्य लगभग अभेद होती हैं जिनकी यह खाई काफ़ी चौड़ी होती है। कुछ ऐसी ताकतें होती है जो कंपनी की उस खाई को चौड़ा कर सकती है, जैसे कि एक मजबूत ब्रांड पहचान, मोनोपोली या नज़दीकी मोनोपोली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सस्ते में बड़ी मात्रा में माल या सेवाओं की आपूर्ति करने की क्षमता, एक यूनिक इंटेंजिबल एसेट या एक रेजिस्टेंस टू सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापना के लिए प्रतिरोध आदि ही वे असली ताकतें हैं जो कंपनी को एक अभेद किले के रूप में अजय बनाती है। कंपनी मैराथन है, जॉगिंग नहीं है। आप आय विवरणों पर वापस जाकर देख सकते हैं कि रेवेन्यू और शुद्ध आय पिछले 10 वर्षों में सुचारू रूप से और तेजी से बढ़े हैं या नहीं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल के एक हालिया लेख ने पुष्टि की कि अन्य अध्ययनों से पता चला है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां ओवरहीट और फ्लेम आउट हो जाती है। यदि कंपनी की कमाई टैक्स के बाद 10% की दीर्घकालीन दर से बढ़ रही है तो यह टिकाऊ हो सकती है, लेकिन 15% ग्रोथ हर्डल यह है कि कई कंपनियों ने खुद के लिए निर्धारित भ्रम पाल रखे हैं। इसके अलावा एक उच्च दर रिटर्न या 1-2 साल में विकास का अचानक फट पड़ना यह संकेत देता है कि आगे सब कुछ फीका पड़ने की संभावना निश्चित है। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवहीन मैराथनर जो इस दौड़ को एक 100 मीटर दौड़ की तरह पूरी दौड़ दौड़ने की कोशिश करता है। कंपनी बोती है और फिर काटती है। एक कंपनी को नए व्यवसाय को विकसित करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके उत्पाद कितने अच्छे हैं या इसका ब्रांड कितना शक्तिशाली है। इसे कुछ पैसे अपने अनुसंधान और विकास पर खर्च करने ही होते हैं। हालांकि अनुसंधान और विकास खर्च आज विकास का स्रोत नहीं है, लेकिन ये कल हो सकते हैं, खास तौर पर अगर एक फर्म के पास नए विचारों और उपकरणों के साथ अपने व्यवसायों को फिर से जीवंत करने का एक सिद्ध रिकॉर्ड होना चाहिए। अनुसंधान और विकास का औसत बजट उद्योगों और कंपनियों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे साल 2002 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने R&D पर अपने शुद्ध बिक्री का लगभग 4% खर्च किया था, जबकि 3M ने 6.5% और जॉनसन एंड जॉनसन ने 10.9% खर्च किया था। लंबे समय में एक कंपनी जो R&D पर कुछ भी खर्च नहीं करती है वह उसके मुकाबले उतनी ही कमजोर है जितना जो उस पर खर्च करती है। मैनेजमेंट की गुणवत्ता और आचरण। एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव को यह बताना चाहिए कि वे इसके विकास के लिए क्या करेंगे और फिर उन्हें वो करना चाहिए जो उन्होंने करने के लिए कहा हो। इसकी पुष्टि के लिए पिछली वार्षिक रिपोर्टों को पढ़ें कि प्रबंधकों ने किस पूर्वानुमान का अनुमान लगाया था और क्या उन्होंने उन्हें पूरा किया या उससे कम किया। प्रबंधकों को अर्थव्यवस्था, अनिश्चितता या कमजोर मांग जैसे सभी उद्देश्य वाले अनिश्चित कारणों को दोषी ठहराने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब यह भी जांचें कि क्या अध्यक्ष के सालाना पत्र का स्वर वॉल स्ट्रीट पर नवीनतम स्टाइल के साथ लय में है या स्थिर है या उतार चढ़ाव वाला है।
ये प्रश्न यह निर्धारित करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं कि क्या कंपनी चलाने वाले लोग कंपनी के मालिक के हित में कार्य करेंगे। क्या वे नंबर 1 की तलाश कर रहे हैं? एक फर्म जो अपने सीईओ को एक वर्ष में $100 मिलियन का भुगतान करती है, उसके पास इसके बहुत अच्छे कारण होते हैं। अगर इसका कोई ठोस कारण न हो तो इस तरह के अस्पष्ट मोटे पैसे देने का मतलब है कि यह फर्म मैनेजरों के लिए मैनेजरों द्वारा संचालित की जाती है। यदि कोई कंपनी अपने स्टॉक विकल्प को अंदरूनी सूत्रों के लिए रिप्राइस करती है तो इससे भी दूर रहें। इस स्विच रूप में एक कंपनी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मौजूदा स्टॉक विकल्प को रद्द कर सकती है और फिर उन्हें लाभप्रद कीमतों पर नए लोगों के साथ बदल सकती है। यदि उनके स्टॉक मूल्य कभी शून्य पर नहीं जाते हैं, वह उनका संभावित लाभ हमेशा अनंत हो, तो ये विकल्प कॉरपोरेट परिसंपत्तियों के अच्छे संचालन को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई भी स्थापित कंपनी जो विकल्पों को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि दर्जनों उच्च तकनीकी फर्मों के पास होता है, जो कि आपको डाउन कर सकता है। वह कोई भी निवेशक जो एक ऐसी कंपनी में स्टॉक खरीदता है, उसकी हालत आगे बहुत खराब हो सकती है। स्टॉक विकल्पों के बारे में अनिवार्य फुटनोट के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन ओवरहैंग कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए एओएल टाइम वार्नर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसके पास 31 दिसंबर 2002 तक के सामान्य स्टॉक के 4.5 बिलियन शेयर बकाया है। लेकिन रिपोर्ट में एक फुटनोट से पता चलता है कि कंपनी ने 657 मिलियन शेयर विकल्प जारी किए थे। इसलिए एओएल की भविष्य की कमाई को 15% अधिक शेयरों में विभाजित करना होगा। जब भी आप किसी कंपनी के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो आपको स्टॉक विकल्पों में से नए शेयरों की संभावित बाढ़ की जांच भी करनी चाहिए। इसके लिए फॉर्म 4 www.sec.gov पर एडगार डेटाबेस में उपलब्ध है, जो दिखाता है कि किसी फर्म के वरिष्ठ अधिकारी और निदेशक शेयर खरीद या बेच रहे हैं या नहीं। किसी एक अंदरूनी सूत्र को बेचने के लिए इसका एक वैध कारण हो सकता है, जैसे विविधीकरण, एक बड़ा घर, एक तलाक निपटान, लेकिन बार बार बड़ी बिक्री एक लाल संकेत देती है। एक प्रबंधक वैध रूप से आपका साथी नहीं हो सकता है यदि आप जब खरीदारी करते हैं और वह बिक्री करता है। क्या वे प्रबंधक है या प्रमोटर हैं? कार्यकारी अधिकारियों को अपना अधिकांश समय अपनी कंपनी के निजी प्रबंधन में बिताना चाहिए, न कि इसे निवेश करने वाली जनता के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अक्सर सभी सीईओ शिकायत करते हैं कि उनके स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना ऊंचा जाता है। तब वे ग्राहक के आग्रह को भूल जाते हैं कि प्रबंधकों को स्टॉक की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच सभी मुख्य वित्तीय अधिकारियों को अर्निंग्स गाइडलाइंस या कंपनी के तिमाही मुनाफे का अनुमान लगाना चाहिए, जबकि कुछ फर्म लगातार अस्थायी, तुच्छ या काल्पनिक अवसरों का घमंड करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करती रहती है। कुछ कंपनियां, जिनमें कोका कोला, जिलेट और यूएसए इंटरैक्टिव शामिल हैं, ने वॉल स्ट्रीट की अल्पकालीन सोच के लिए बस ना कहना शुरू कर दिया है। ये कुछ बहादुर संगठन अपने वर्तमान बजट और दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में अधिक विस्तार प्रदान कर रहे हैं, जबकि ये अगले 90 दिनों के लिए अटकलें लगाने से इनकार करते हैं। अंत में पूछें कि क्या कंपनी के लेखांकन व्यवहार को उसके वित्तीय परिणामों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है या अपारदर्शी है। यदि नॉन रिकरिंग शुल्क रिकरिंग रहता है तो असाधारण आइटम्स इतनी बार क्रैप करते हैं कि वे साधारण लगते हैं। एबिटेडा यानी ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई जैसे समसामयिक आय, शुद्ध आय को प्राथमिकता देते हैं, या प्रो फॉर्म आय का उपयोग वास्तविक नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है। आप एक ऐसी फर्म को देख सकते हैं जिसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अपने शेयरधारकों के दीर्घकालीन हितों को पहले कैसे रखा जाए। वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। एक अच्छे व्यवसाय की सबसे मूल संभावित परिभाषा यह है कि यह खपत की तुलना में अधिक नकदी उत्पन्न करता है। अच्छे प्रबंधक उस नकदी को उत्पादक उपयोग में लाने के तरीके खोजते रहते हैं। लंबे समय में इस परिभाषा को पूरा करने वाली कंपनियां मूल्य वृद्धि के लिए लगभग निश्चिंत है, और इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर बाजार क्या करता है या कहां जाता है।
अब कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में नकदी प्रवाह के विवरण को पढ़ने से शुरू करें। देखें कि पिछले 10 वर्षों में परिचालन से नकदी लगातार बढ़ी है या नहीं। अब आप और आगे जा सकते हैं। वॉरेन बफेट की मालिक की कमाई की अवधारणा या शुद्ध आय के साथ साथ परिशोधन और मूल्यह्रास माइनस नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोकप्रिय बनाया है। डेविस के पोर्टफोलियो मैनेजर क्रिस्टोफर डेविस के रूप में चयनित सलाहकारों का कहना है, यदि आप इस व्यवसाय का 100% स्वामित्व रखते हैं तो वर्ष के अंत में आपकी जेब में कितना नकद होगा, क्योंकि यह अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन जैसी अकाउंटिंग एंट्रीज को एडजस्ट करता है। कंपनी की नकद शेष राशि को प्रभावित न करें। रिपोर्ट की गई आय की तुलना में मालिक की कमाई एक बेहतर उपाय हो सकती है। मालिक की कमाई की परिभाषा को ठीक करने के लिए आपको रिपोर्ट की गई शुद्ध आय से इसे घटा देना चाहिए, जो है स्टॉक विकल्प देने की कोई भी लागत जो मौजूदा शेयर धारकों से आय को नए मालिकों के हाथों से दूर कर देती है, और कोई भी अनयूजुअल, नॉन रिकरिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुल्क या कंपनी के पेंशन फंड से कोई इनकम। यदि पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर मालिक की आय कम से कम 6% या 7% की औसत से बढ़ी है तो कंपनी नकदी का एक स्थिर जनरेटर है और इसके विकास की संभावनाएं अच्छी हैं। इसके बाद कंपनी की पूंजी संरचना को देखें। कंपनी के पास कितना ऋण उसके पसंदीदा स्टॉक सहित देखने के लिए बैलेंस शीट को देखें। सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ऋण कुल पूंजी का 50% से कम होना चाहिए। वित्तीय वक्तव्यों के चरणों में यह निर्धारित करें कि क्या दीर्घकालीन ऋण निश्चित दर या वेरिएबल है। फिक्स चार्ज के लिए कमाई का अनुपात दिखाने वाली प्रदर्शनी या विवरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखें। Amazon.com की 2002 की वार्षिक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि Amazon की आय अपनी ब्याज लागत को कवर करने के लिए $145 मिलियन कम हो गई है। भविष्य में Amazon को या तो अपने संचालन से बहुत अधिक अर्जित करना होगा या कम दरों पर पैसे उधार लेने का तरीका खोजना होगा। अन्यथा कंपनी अपने शेयर धारकों के पास नहीं बल्कि अपने बॉन्ड होल्डर्स के स्वामित्व में हो सकती है, जो Amazon की परिसंपत्तियों पर दावा कर सकते हैं यदि उनके पास उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज भुगतानों को हासिल करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। लाभांश और स्टॉक पॉलिसी पर कुछ शब्द। पहला, कंपनी इस दबाव में यह बताए कि आप लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं तो आप बेहतर हैं। यदि फर्म लगातार अच्छे बाजारों और खराब प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गई है तो प्रबंधकों को इसमें स्पष्ट रूप से उपयोग के लिए नकदी डालना चाहिए। यदि हालांकि व्यापार लड़खड़ा रहा है या स्टॉक अपने प्रतिद्वंदियों को कम आंक रहा है तो प्रबंधक और निदेशक लाभांश का भुगतान करने से इनकार करके नकदी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा, जो कंपनियां बार बार अपने शेयरों को विभाजित करती हैं और उन्हें प्रेस रिलीज में बताती रहती हैं, वे अपने निवेशकों से डॉल्स की तरह व्यवहार करती हैं। योगी बेरा की तरह, जो चाहते थे कि उनका पिज्जा 4 स्लाइस में कट जाए, तब वे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं 8 खा सकता हूं। शेयर पसंद करने वाले शेयर धारकों को यह बात याद आती है जब $50 पर एक शेयर के 2 शेयर $100 पर से अधिक शेयर के लायक नहीं है। प्रबंधक जो विभाजन को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने वाली जनता की सबसे बुरी प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं, लेकिन बुद्धिमान निवेशक इस तरह के जोड़तोड़ करने वालों पर कभी भी पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तीसरा, कंपनियों को अपने शेयरों को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों या जब वे रिकॉर्ड ऊंचाई पर या उसके निकट हों। दुर्भाग्य से हाल ही में जो स्टॉक अतिरंजित हों, तब कंपनियों के लिए अपने स्टॉक को उस समय पुनर्खरीद करने के लिए बहुत आम बात हो गई है। किसी कंपनी के लिए यह गलत नहीं है कि उस पैंतरेबाजी का असली उद्देश्य शीर्ष अधिकारियों को शेयर धारक मूल्य बढ़ाने के नाम पर अपने स्वयं के स्टॉक विकल्प बेचकर मल्टी मिलियन डॉलर का भुगतान करने में सक्षम बनाना है। वास्तविक सबूतों की पर्याप्त मात्रा वास्तव में यह बताती है कि प्रबंधक जो शेयर धारकों के मूल्य को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, शायद ही कभी ऐसा करते हैं। वे शायद ही असल में कभी ऐसा करते हैं। निवेश में जैसा कि सामान्य रूप से जीवन में होता है, अंतिम जीत आमतौर पर काम करने वालों को मिलती है, बात करने वालों को नहीं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 12। प्रति शेयर आय के बारे में विचार करने के लिए चीजें।
hindiaudiobook.com। दोस्तों में पेन से इतनी गहरी दरार पड़ सकती है जितनी कि एक बंदूक से संभव नहीं है। डॉक्टर डीडले। अंकों का खेल। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों और उनके अकाउंटेंटों ने स्टॉक विकल्पों के माध्यम से भारी मात्रा में मुआवजे के लिए किस हद तक विश्वास को धक्का दिया है, यहां तक कि ग्राहम को भी इस बात ने चौंका दिया होगा। शीर्ष अधिकारियों ने सोचा कि वे केवल कुछ वर्षों के लिए अपनी कंपनी की कमाई में वृद्धि करके धनवान बन सकते हैं। इसी तरह से सैकड़ों कंपनियों ने विश्वास की भावना का उल्लंघन किया है। उन्होंने केवल पत्रों द्वारा ही नहीं बल्कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ भी छेड़छाड़ करके अपनी वित्तीय रिपोर्ट्स तक बदल रहे हैं और अपनी इस काली कमाई पर पर्दा डालने के लिए अस्पष्ट आचरण व ऊपरी दिखावे को बदलकर अपने रिजल्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे हैं, जिसने कमाई के साथ साथ परिणामों की बदसूरती भी उत्पन्न हुई है। आइए इनमें से कुछ अस्वाभाविक प्रथाओं को देखें। शायद कमाई करने की सनक को शांत करने के लिए आज तक की सबसे बड़ी और व्यापक गड़बड़ी अकाउंट में हेरफेर करके, जिसे प्रो फार्मा कहा जाता है, की गई थी। वॉल स्ट्रीट में एक पुरानी कहावत प्रचलित है कि हर बुरा विचार एक अच्छे विचार के रूप में शुरू होता है, और प्रो फार्मा कमाई इससे अलग नहीं है। मूल बिंदु इस प्रवृत्ति से शॉर्ट टर्म डेविएशन के लिए यह माना जाता है कि नॉन रिकरिंग घटनाओं को समायोजन करके कमाई के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की एक ट्रूअर तस्वीर प्रदान करना था। उदाहरण के लिए, यदि कोई अन्य फर्म जिसे उसने अभी अधिग्रहित किया था, उसे वह पूरे 12 महीनों के लिए अपना हिस्सा बताकर एक प्रो फार्म प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकती है और उसके माध्यम से यह दिखा सकती है कि उसने पिछले वर्ष में क्या अर्जित किया होगा। जरा प्रो फार्मा के इन उदाहरणों को देखें। 30 सितंबर 1999 को समाप्त तिमाही में इन्फोस्पेस इंक ने अपनी प्रो फार्मा आय अर्जित की, लेकिन उसने पसंदीदा स्टॉक लाभांश में $159.9 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। 31 अक्टूबर 2001 को समाप्त तिमाही में BEA सिस्टम इंक ने अपनी प्रो फार्मा आय अर्जित की, लेकिन जैसे कि उसने अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए स्टॉक विकल्पों पर पेरोल करों में $193 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। 31 मार्च 2001 को समाप्त तिमाही में JDS यूनिपेज कॉरपोरेशन ने अपनी प्रो फार्मा आय को इस तरह पेश किया कि पेरोल करों में $4 मिलियन का भुगतान नहीं किया और घटिया शेयरों में $7 मिलियन का निवेश नहीं किया, और इससे संबंधित $2.5 बिलियन का विलय और सद्भावना के लिए उस पर चार्ज नहीं लगाया गया हो। इन सभी को उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखाया। प्रो फार्मा आय कंपनियों को यह दिखाने में सक्षम बनाती है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा। यदि उन्होंने यह नहीं दिखाया हो जितना कि उन्होंने बुरा काम किया हो, एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में केवल एक चीज जो आपको प्रो फार्मा आय के साथ करनी चाहिए वह है उन्हें अनदेखा करना। रिकॉग्निशन की भूख। साल 2000 में दूरसंचार की दिग्गज कंपनी क्वेस्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इंक मजबूत दिख रही थी, जबकि इसके शेयर 5% से भी कम हो गए, क्योंकि उस वर्ष शेयर बाजार में 9% से अधिक की गिरावट आई थी। लेकिन क्वेस्ट की वित्तीय रिपोर्टों में एक अजीब सा रहस्योद्घाटन हुआ। 1999 के उत्तरार्ध में क्वेस्ट ने अपनी टेलीफोन निर्देशिकाओं से राजस्व को दिखाने का फैसला किया। जैसे ही फोन की किताबें प्रकाशित हुई, भले ही किसी ने कभी भी येलो पेज का विज्ञापन निकाला हो या न निकाला हो, कई व्यवसायी मालिक किस्तों में उन विज्ञापनों के लिए भुगतान कर रहे थे। यह मंत्र था कि उस समय 1999 में लगने वाले लेखा सिद्धांत में परिवर्तन करों के बाद $240 मिलियन की शुद्ध आय को हाइक करता था, जो कि उस वर्ष अर्जित किए गए सभी पैसों का 5वां हिस्सा था। एक जलमग्न हिमकुंड का मुकुट बनाने वाली बर्फ का एक छोटे हिस्से की तरह एग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन अक्सर खतरों का संकेत है। 2003 की शुरुआत में क्विस्ट ने अपने पिछले वित्तीय वक्तव्यों की समीक्षा करने के बाद घोषणा की कि उसे उपकरण की बिक्री पर समय से पहले लाभ मिला था, जो बाहरी लोगों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत को अनुचित रूप से दर्ज किया गया था। अनुचित रूप से बुक की गई लागतें, जैसे कि वे खर्च के बजाय पूंजीगत संपत्ति थी, वह अन्य अनुचित व्यवहार था
जैसे परिसंपत्तियों का आदान प्रदान, मानो वे एकमुश्त बिक्री कर रहे हों। 2000 और 2001 के लिए क्विस्ट का राजस्व $2.2 बिलियन से अधिक हो गया था, जिसमें पहले लेखा सिद्धांत में परिवर्तन से प्राप्त $80 मिलियन शामिल थे, जो अब उलट गया था। कैपिटल ऑफेंसेज। साल 1990 के दशक के अंत में ग्लोबल क्रॉसिंग लिमिटेड की असीमित महत्वाकांक्षाएं थी। बरमुंडा आधारित कंपनी 1 लाख मील से अधिक के पहले एकीकृत वैश्विक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का निर्माण कर रही थी, जो मोटे तौर पर दुनिया के महासागरों के तल में बिछाई गई थी। दुनिया को तारों से जोड़ने के बाद ग्लोबल क्रॉसिंग अन्य संचार कंपनियों को अपने नेटवर्क के केबलों पर अपने डाटा को ले जाने का अधिकार बेचेगी। अकेले 1998 में ग्लोबल क्रॉसिंग ने अपने ऑप्टिकल वेब के निर्माण के लिए $600 मिलियन से अधिक खर्च किए। उस वर्ष निर्माण बजट का लगभग 1/3 राजस्व के रूप में खर्च की गई क्षमता की लागत नामक खर्च के रूप में लिया गया था। अगर उस $178 बिलियन के खर्च को नहीं दिखाया जाता, जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने $96 मिलियन के शुद्ध नुकसान की रिपोर्ट की थी, तो इसके बिना लगभग $82 मिलियन का लाभ दिखाना पड़ता। अगले वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में एक दोषपूर्ण फुटनोट लिखा गया कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने सेवा अनुबंध की शुरुआत की है। कंपनी अब अपने निर्माण पर खर्च होने वाले राजस्व के लिए खर्च के रूप में अधिकांश निर्माण लागतों का शुल्क नहीं लेगी। इसके बजाय उन निर्माण लागतों का एक बड़ा हिस्सा अब एक ऑपरेटिंग व्यय के रूप में नहीं, बल्कि एक पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा, जिससे कंपनी की कुल संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन इससे वास्तव में उसकी शुद्ध आय में कमी होगी। प्रूफ। जादू की तरह एक लहर में ही ग्लोबल क्रॉसिंग की संपत्ति और उपकरण संपत्ति $575 मिलियन बढ़ गई, जबकि इसकी बिक्री की लागत में केवल $350 मिलियन की वृद्धि हुई थी। फिर भले ही कंपनी एक शराबी नाविक की तरह पैसा खर्च कर रही थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रबंधकों के लिए एक अच्छा उपकरण है, जिसका उपयोग वे एक अच्छा, बड़ा और बेहतर व्यवसाय विकसित करने के लिए करते हैं। लेकिन निंदनीय लेखा नियम प्रबंधकों को कैपिटल एसेट्स में सामान्य ऑपरेटिंग खर्च को परिवर्तित करके रिपोर्ट किए गए लाभ को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग मामले से पता चलता है, बुद्धिमान निवेशक को यह समझकर सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या और क्यों एक कंपनी कैपिटलाइज करती है। एक इन्वेंट्री की कहानी। सेमीकंडक्टर चिप्स के कई निर्माताओं की तरह माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक को साल 2000 के बाद बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा। वास्तव में माइक्रोन को इस मांग में डुबकी से इतनी मुश्किल से मारा गया कि उसे अपने आविष्कारों के मूल्य को लिखना शुरू करना पड़ा, क्योंकि ग्राहकों ने स्पष्ट रूप से कहा था उन्हें उसके उत्पाद उन कीमतों पर नहीं चाहिए जो माइक्रोन बता रहे थे। मई 2001 को समाप्ति माही में माइक्रोन ने अपने आविष्कारों के रिकॉर्ड किए गए मूल्य को $261 मिलियन से घटा दिया। अधिकांश निवेशकों ने इसकी व्याख्या ऑपरेशन की सामान्य या आवर्ती लागत के रूप में नहीं, बल्कि एक असामान्य घटना के रूप में की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए। माइक्रोन ने अगले 6 फिस्कल क्वार्टर्स में से प्रत्येक में आगे इन्वेंट्री की बुकिंग की। क्या माइक्रोन की इन्वेंट्री का अवमूल्यन एक अपूरणीय घटना थी या यह एक पुरानी स्थिति बन गई थी? इस विशेष मामले पर उचित दिमाग अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, बुद्धिमान निवेशक को हमेशा नॉन रिकरिंग लागतों के लिए सतर्क होना चाहिए, जैसे कि एनर्जाइजर बन्नी, बस चलते रहें। पेंशन के आयाम। साल 2001 में SBS कम्युनिकेशन इंक, जो कि सिंगुलर वायरलेस, पैकटेल और साउथर्न न्यू इंग्लैंड टेलीफोन के हितों का मालिक है, ने शुद्ध आय में $7.2 बिलियन की कमाई की, जो कि एक साल में खराब टेलीफोन उद्योग के लिए एक खराब प्रदर्शन था। लेकिन वह लाभ केवल SBC के व्यवसाय से नहीं आया, पूरी तरह से $1.4 बिलियन का लाभ कंपनी की कुल आय का 13% MBC की पेंशन योजना से आया था। चूंकि MBC के पास पेंशन योजना में अधिक पैसा था और क्योंकि यह अनुमान था कि अपने कर्मचारियों के भविष्य को लाभों का भुगतान करना आवश्यक था, जो कंपनी को वर्तमान आय के अंतर का इलाज करने के लिए मिला। उस अधिशेष के लिए एक सरल कारण 2001 में SBC ने पेंशन योजना के निवेशों पर 8.5% से
9.5% तक की कमाई की उम्मीद दर बढ़ा दी थी। एसबीसी ने नई उम्मीदों को यह कहते हुए समझाया कि 2001 को समाप्त हुए प्रत्येक 3 वर्षों में निवेश पर हमारा वास्तविक वार्षिक रिटर्न 10% से अधिक था। दूसरे शब्दों में, हमारे पिछले रिटर्न उच्च रहे हैं, इसलिए मान लें कि हमारा भविष्य का रिटर्न भी उच्च होगा। लेकिन यह न केवल तर्क के सबसे अल्प विकसित परीक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे ही यह किया गया, ब्याज दरें तुरंत ही गिरने लगी, जो पेंशन पोर्टफोलियो के बॉन्ड हिस्से पर भविष्य के रिटर्न को निराश कर रही थी। उसी वर्ष वास्तव में वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने अपनी पेंशन परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर 8.3% से घटाकर 6.5% कर दी थी। क्या एसबीसी यह मानने में यथार्थवादी था कि उसके पेंशन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को पछाड़ सकते हैं? शायद नहीं। 2001 में बर्कशायर हैथवे के पेंशन फंड में 9.8% की वृद्धि हुई, लेकिन एसबीसी का पेंशन फंड 6.9% पर ही रह गया। यहाँ बुद्धिमान निवेशक के लिए कुछ त्वरित विचार दिए गए हैं। क्या शुद्ध पेंशन लाभ कंपनी की शुद्ध आय का 5% से अधिक है? क्या योजनागत परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन दर उचित है? गुफा निवेशक। कुछ पॉइंट्स आपको एक शेयर खरीदने से बचने में मदद करेंगे जो एक अकाउंटिंग बम हो सकता है। लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करें। जब आप किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों पर शोध करते हैं तो अंतिम पृष्ठ से पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे सामने की ओर अपना काम करें। जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वहां कुछ भी नहीं है, उसे दफन कर दिया जाता है। जो ठीक भी है कि आपको यह पहले क्यों दिखना चाहिए। नोट्स पढ़ें। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के चरणों को पढ़े बिना कभी कोई स्टॉक न खरीदें। आमतौर पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एक प्रमुख नोट बताता है कि कंपनी राजस्व को कैसे पहचानती है, आविष्कार को रिकॉर्ड करती है, किस्त या अनुबंध की बिक्री का इलाज करती है, अपनी विपणन लागतों को खर्च करती है और अपने व्यवसाय के अन्य प्रमुख पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य चरणों में ऋण, स्टॉक विकल्प, ग्राहकों को ऋण, नुकसान के खिलाफ भंडार और अन्य जोखिम कारक के बारे में खुलासे जानने के लिए इसे देखो, जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। जिन चीज़ों को आपके एंटीना को सुगम बनाना चाहिए उनमें पूंजीकृत और स्थगित जैसे तकनीकी शब्द हैं। पुनर्गठन और सादे अंग्रेजी शब्दों से संकेत मिलता है कि कंपनी ने अपनी लेखांकन प्रथाओं को बदल दिया है, जैसे शुरू, परिवर्तन और हालांकि। उन शब्दों में से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि आपको आगे जांच करने की जरूरत है। कम से कम एक फर्म के वित्तीय वक्तव्यों में उन लोगों के साथ फुटनोट्स की तुलना करना सुनिश्चित करें जो एक करीबी प्रतियोगी हैं, और यह देखने के लिए भी कि आपकी कंपनी के अकाउंटेंट कितने आक्रामक हैं। और पढ़ो। यदि आप एक उद्यमी निवेशक हैं जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत समय और ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में अधिक जानने के लिए इसे अपने आप पर निर्भर करें। समय और विशिष्ट उदाहरणों से भरी 3 ठोस पुस्तकें हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। मार्टिन फ्रिडसन और फर्नांडो अल्वारेज की वित्तीय विवरण विश्लेषण, चार्ल्स मुलफोर्ड और यूजीन कामिस्की की वित्तीय संख्या खेल और हार्वर्ड सिलिट की वित्तीय एनोनिमस है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 13। 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। HindiAudiobook.com। ई बिजनेस। एक निवेशक के रूप में जैसे कि ग्राहम ने किया, उन्होंने 4 शेयरों को चुनकर उनकी 31 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट की गई संख्याओं का उपयोग करके उनकी विरोधाभासी रूप से तुलना की। यह एक ऐसा समय होता है जो हमें शेयर बाजार में दर्ज मूल्यांकन के सबसे कठोर चरण दृश्यों को देखने में सक्षम बनाता है। इमर्शन इलेक्ट्रिक इंक, जिसका शेयर टिकट नाम EMR है, इसे 1890 में स्थापित किया गया था। यह ग्राहम की मूल चौकड़ी का एकमात्र जीवित सदस्य है। यह बिजली उपकरण, एयर कंडीशनिंग और बिजली की मोटरों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाता है। EMC कॉरपोरेशन, जिसका टिकट प्रतीक EMC है,
यह 1979 से पहले स्थापित की गई थी। यह कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के भंडारण को स्वचालित करने में सक्षम बनाता है। वाशिंगटन के एक्सपेडिटर इंटरनेशनल इंक, जिसका टिकर सिंबल EXPD है, यह 1979 में सिएटल में स्थापित शिपर्स को दुनिया भर में सामानों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। एक्सोडस कम्युनिकेशन इंक, जिसका टिकर प्रतीक EXDS है, अन्य इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए वेबसाइटों को होस्ट और मैनेज करता है। इसने मार्च 1998 में पहली बार अपने शेयर जनता को बेचे थे। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करती है। ग्राहम के 4 शेयरों में से सबसे महंगा इमर्सन इलेक्ट्रिक, जो हमारे अपडेट ग्रुप में सबसे सस्ता था, हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था के उद्योगों में अपने आधार के साथ इमर्सन 1990 के दशक के अंत में एक बोरिंग शेयर लग रहा था। साल 1998 और 1999 में इमर्सन के शेयर ने S&P 500 इंडेक्स को कम्युलेटिव 49.7% अंकों से पीछे छोड़ दिया था, जो एक गलत अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन वह तो इमर्सन स्टॉक था। इमर्सन कंपनी के बारे में क्या? 1999 में इमर्सन ने $14.4 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की, जो कि उस वर्ष से लगभग $1 मिलियन ज़्यादा थी, जिसने इमर्सन को 1998 की तुलना में 6.9% अधिक $1.3 बिलियन की शुद्ध आय अर्जित हुई। पिछले 5 वर्षों में प्रति शेयर आय 8.3% की मजबूत औसत दर से बढ़ी थी। इमर्सन का लाभांश दुगने से 1.3 प्रति शेयर अधिक था। बुक मूल्य $6.69 से $14.26 प्रति शेयर हो गया था। वैल्यू लाइन के अनुसार 1990 के दशक के दौरान इमर्सन का शुद्ध लाभ मार्जिन और एक व्यवसाय के रूप में इसकी दक्षता के प्रमुख उपायों पर क्रमशः 9% और 18% के आसपास उच्च स्तर पर रहा। इमर्सन ने लगातार 42 वर्षों तक अपनी कमाई में वृद्धि की थी और 43 सीधे वर्षों में अपने लाभांश को बढ़ाया था। यह अमेरिकी व्यापार में स्थिर विकास का सबसे लंबा समय था। अंत के साल में इमर्सन के शेयर की कीमत कंपनी के प्रति शेयर शुद्ध आय की 17.7 गुना थी। अपने बिजली उपकरणों की तरह इमर्सन कभी भी आकर्षक नहीं था, लेकिन यह विश्वसनीय था और इसने कभी भी ओवरहीटिंग का कोई संकेत नहीं दिया था। क्या EMC PDQ से आगे था? EMC कॉरपोरेशन 1990 के दशक के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों में से एक था। इसकी स्पीड जादुई थी। यदि आपने 1990 की शुरुआत में EMC के शेयरों में $10,000 का निवेश किया था, तो आपकी पूंजी 1999 में केवल 9 सालों में $8.1 मिलियन से अधिक हो गई थी। EMC के शेयरों ने अकेले 1999 में 157.1% रिटर्न दी थी। 1992 से 1999 तक 8 वर्षों में इमर्सन के शेयरों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। EMC ने कभी लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके बजाय अपनी कंपनी की निरंतर वृद्धि के लिए धन प्रदान करके अपनी सारी कमाई को बनाए रखा। इसी साल 31 दिसंबर को $54.625 की कीमत पर EMC के शेयर 103 गुना ज़्यादा कारोबार कर रहे थे। यह इमर्सन के स्टॉक के मूल्यांकन स्तर का लगभग 6 गुना कमाई पूरे वर्ष के लिए रिपोर्ट करेगी। EMC का व्यापार। साल 1999 में EMC का राजस्व 24% बढ़कर $6.7 बिलियन हो गया था। इसके शेयर की प्रति वर्ष आय 61 सेंट से 96 सेंट तक बढ़ गई, जो 51% की वृद्धि थी। साल 1999 में समाप्त होने वाले 5 वर्षों में EMC की आय 28.8% की वार्षिक दर से बढ़ी थी और हर किसी ने ई-कॉमर्स के ज्वार की लहर को चालू रहने की उम्मीद के साथ भविष्य भी उज्जवल लग रहा था। 1999 के दौरान EMC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बार बार भविष्यवाणी की कि राजस्व 2001 में $10 बिलियन से 1998 में $5.4 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें 23% की औसत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों और अधिकांश निवेशकों को यकीन था कि EMC ऐसा कर सकती है। आखिरकार पिछले 5 वर्षों में EMC ने अपने राजस्व को 2 गुने से अधिक और अपनी शुद्ध आय को 3 गुना से बेहतर कर लिया था।
लेकिन 1995 से 1999 तक वैल्यू लाइन के अनुसार ईएमसी का शुद्ध लाभ मार्जिन 19% से घटकर 17.4% हो गया, जबकि पूंजी पर इसका रिटर्न 26.8% से घटकर 21% हो गया। हालांकि यह अभी भी अत्यधिक लाभदायक था, जबकि ईएमसी पहले से ही विफल रहा था। और अक्टूबर 1999 में ईएमसी ने डेटा जनरल कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, जिसने उस वर्ष ईएमसी के राजस्व में लगभग $1.1 बिलियन और जोड़े। अब डेटा जनरल से लाए गए अतिरिक्त राजस्व को घटाकर हम देख सकते हैं कि 1998 में ईएमसी के मौजूदा व्यवसायों की मात्रा $5.4 बिलियन से बढ़कर 1999 में केवल $5.6 बिलियन हो गई, जो केवल 3.6% की वृद्धि थी। दूसरे शब्दों में ईएमसी की वास्तविक विकास दर लगभग शून्य थी, यहां तक कि एक साल में जब Y2K कंप्यूटर बग के डर ने कई कंपनियों को नई तकनीक पर रिकॉर्ड राशि खर्च करने के लिए प्रेरित किया था। फ्रेट पर एक सिंपल ट्विस्ट। ईएमसी के विपरीत एक्सपेंडिटर्स इंटरनेशनल अभी तक मोल भाव करना नहीं सीख पाया था। हालांकि 1990 के दशक में कंपनी के शेयरों में 30% सालाना की वृद्धि हुई थी, लेकिन उस समय इसका बहुत बड़ा लाभ बहुत अंत में आया था, क्योंकि 1999 में यह शेयर 109.1% की रिटर्न दे रहा था। एक साल पहले एक्सपेंडिटर्स के शेयर केवल 9.5% बढ़े थे, जिसने S&P 500 इंडेक्स को 19% से अधिक अंकों से पीछे कर दिया था। व्यापार के बारे में एक्सपेडिटर वास्तव में तेजी से बढ़ रहे थे। 1995 के बाद से इसका राजस्व औसत वार्षिक दर 19.8% तक बढ़ गया था। 1999 के अंत में $1.4 बिलियन से अधिक की अवधि में लगभग 3 गुना, और इसकी प्रति शेयर आय में 25.8% सालाना की वृद्धि हुई थी, जबकि लाभांश 27% वार्षिक फ्लिप में बढ़ गया था। एक्सपेंडिटर्स का कोई दीर्घकालीन ऋण भी नहीं था, और इसकी कार्यशील पूंजी 1995 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई थी। वैल्यू लाइन के अनुसार एक्सपेंडिटर्स का बुक मूल्य प्रति शेयर 129% बढ़ गया था, और पूंजी पर इसका प्रतिफल 1/3 से 21% बढ़ गया था। किसी भी मानक के द्वारा एक्सपेंडिटर्स एक शानदार व्यवसाय था, लेकिन छोटी माल फॉरवर्डिंग कंपनी जिसका आधार सिएटल में है और एशिया में इसके कई संचालन हैं, जो वॉल स्ट्रीट पर सभी अज्ञात थे। इसके केवल 32% शेयर संस्थागत निवेशकों के स्वामित्व में थे। वास्तव में एक्सपेंडिटर के पास केवल 8500 शेयर धारक थे, जो 1999 में दोगुना होने के बाद इसके शेयर की कीमत 39 गुना बढ़ गई थी। शुद्ध आय वाले एक्सपोर्टर्स साल भर तक कमाते थे, लेकिन ईएमसी के मूल्यांकन से नीचे। द प्रोमिस्ड लैंड। 1999 के अंत तक एक्सोडस कम्युनिकेशन ने अपने शेयर धारकों को सीधे दूध और शहद की भूमि पर ले जाने के लिए कहा था। इसका स्टॉक 1999 में 1005.8% बढ़ गया। इसे इस तरह समझें कि अगर आपने इसमें चालू वर्ष में 1 जनवरी को $10,000 का निवेश किया था, तो 31 दिसंबर को इसका मूल्य $1,10,000 से अधिक हो गया था।